तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक होगा पाचन एवं अवशोषण यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो वीडियो हमारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पाचन एवं अवशोषण। तो सबसे पहले हम पाचन की परिभाषा दे सकते हैं कि द कंजर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस एंड सॉल्युबल एंड एब्जॉर्प्शन फॉर्म, यानी पाचन तंत्र के अंतर्गत जटिल भोज्य पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। जो पाचन रहता है वो रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। पाचन के अंतर्गत निम्न अभिक्रिया होती है, जैसे इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, डिप्रेशन है। इन सभी अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मुख से शुरू होती है और एनएस पे जाके खत्म होती है, जिसकी लंबाई 7 से 9 मीटर होती है, यानी वो जिसमें से छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल मुख से शुरू होती है और एनएस पे जाके खत्म होती है। और एसेसरी ग्लैंड के अंदर हम 3 ग्रंथियां पढ़ेंगे, लार ग्रंथि जो स्लाइव का स्राव करती है, और लीवर और अग्नाशय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, आप सभी को पता ही होगा। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मुख को पढ़ेंगे, और मुख के अंदर हम सबसे पहले होठ को पढ़ते हैं। तो मुख गुहा का अग्र हिस्सा बनाता है होठ। वो लिक्विड भोजन को निगलने में मदद करता है, और होठ के अंदर एक मसल पाई जाती है जिसे ऑबिकुलरिस ओरिस कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम दांत को पढ़ेंगे। पहले हमने होठों के बारे में पढ़ लिया था, तो अब हम दांत को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। दांत। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तक, वर्धनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, यानी कि इंसिजर, कैनाइन, प्रेमोलर्स और मोलर्स। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक दांत की संरचना को पढ़ते हैं। तो दांत स्नायु की मदद से जुड़े होते हैं। स्नायु यानी लिगामेंट। तो दांत लिगामेंट की मदद से जुड़े होते हैं। दांत के अंदर एक छिद्र होता है जिसे एपिकल फोरामेन कहते हैं। दांत इनेमल से बना होता है। दांत के ऊपर इनेमल की एक परत पाई जाती है जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इनेमल एमिलोलास्ट कोशिकाएं इनेमल को बनाती है। यानी इनेमल किससे बना होता है? तो एमिलोलास्ट कोशिका से। शरीर का सबसे कठोर भाग है इनेमल, जो 97 अकार्बनिक पदार्थ और 3% पानी से बना होता है। जो इनेमल की उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से होती है। इनेमल की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। दांत के सबसे बाहरी भाग में इनेमल होता है। फिर इनेमल के अंदर डेंटिन होता है, और डेंटिन के अंदर पल्प होता है। यानी दांत 3 भागों से मिलकर बना होता है। डेंटिन ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं से बना होता है। डेंटिन यानी कि ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं डेंटिन को बनाती है, और सेकंड हार्डेस्ट कंपाउंड है शरीर का डेंटिन। पल्प। डेंटिन के अंदर का भाग होता है वो पल्प होता है, जिसमें तंत्रिका और रक्त वाहिनियाँ होती है। इसकी मदद से ही हमें अगर पानी ठंडा है, चाय अगर हमने गर्म पी ली है तो उसके बारे में पता चलता है। मुख गुहा में एक होता है गर्त दंती। क्या होता है गर्त दंती? यानी थिकोडेंट। दांत एक जबड़े के सांचे में बने स्थित होते हैं, जिसे गर्त दंती कहते हैं। इनके दांत एक जबड़े में स्थित होते हैं। इस तरह की व्यवस्था को गर्त दंती कहते हैं। और द्विबार दंती का मतलब होता है कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं, एक अस्थायी दांत और दूसरे स्थायी दांत। इस तरह की व्यवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। ऐसे दांत जो मुख गुहा में 2 बार होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। कौन कौन से? कर्तक, इंसिजर, कैनाइन और फर्स्ट और सेकंड मोलर। तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य में 2 बार आते हैं, और 12 दांत ऐसे होते हैं जो मुख में एक ही बार आते हैं।
तो दांत के प्रकार, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कर्तक, जिसे इंग्लिश में इंसिजर बोलते हैं, जिसकी संख्या 8 होती है। जो हमारे 4 आगे वाले दांत होते हैं वो होते हैं कर्तक होते हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो कर्तक की संख्या 8। रंध्रनख, कर्तक का कार्य है, कर्तक का कार्य है काटने का। ये दांत काटने के लिए उपयोग आते हैं। और जो रंध्रनख है ये चीरने फाड़ने के लिए उपयोग आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। जो तीखे वाले दांत होते हैं ना, ये रंध्रनख है। फिर अग्र चवर्णक, इनकी संख्या 8 होती है। ये भोजन को चबाने में मदद करते हैं। और चवर्णक की संख्या 12 होती है, 3 इस साइड 3 इन साइड, यानी ऊपर 6 नीचे 6। तो मनुष्य में 32 दांत होते हैं, जिनका दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। और जो बच्चों के अंदर दांत का सूत्र होता है वो 21-02-21-02 होता है, क्योंकि उनमें प्रेमोलर्स नहीं पाया जाता है। तो दांत के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे और अगला हमारा टॉपिक होगा जीवा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जीवा को पढ़ेंगे। तो जीवा मुख गुहा के आधारी सतह पर पाई जाती है। पीछे का हिस्सा होता है वो हार्ड बोन से जुड़ा होता है। आगे का हिस्सा फ्री होता है। जीवा कंकाली पेशी की बनी होती है। जीवा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसमें रेस्पिक्टर होते हैं, जो स्वाद के संवेदक होते हैं, जो स्वाद को पहचानते हैं। जीवा में 4 प्रकार की पेपिलिया होती है। कौन कौन सी? फिलीफॉर्म, फंजाइफॉर्म, फोलिएट, सर्कुमवेलेट। तो जीवा में 4 प्रकार की पेपिलिया पाई जाती है। कौन कौन सी? फिलीफॉर्म, फंजाइफॉर्म, फोलिएट, सर्कुमवेलेट। जीवा का जो पीछे का हिस्सा होता है वो हार्ड बोन से जुड़ा होता है। और जीवा फ्रेनोलम लिंगुअल की मदद से जुड़ी होती है। आप देख सकते हैं कि जीवा फ्रेनोलम लिंगुअल की मदद से जुड़ी होती है और पीछे का हिस्सा हेड बोन से जुड़ा होता है। जीवा में 4 प्रकार की पेपिलिया होती है। फिलीफॉर्म, फंजाइफॉर्म, फोलिएट, सर्कुमवेलेट। फिलीफॉर्म संख्या में ज़्यादा पाई जाती है और आकार में सबसे छोटी होती है। तो जीभ की जो सफेदी का कारण है वो फिलीफॉर्म के कारण ही होता है। फंजाइफॉर्म पिंक रंग का वजह, जीभ पिंक कलर की होती है कभी, जिसके फंजाइफॉर्म के कारण जीभ पिंक कलर की होती है। और जो मशरूम के आकार की होती है फंजाइफॉर्म। फोलिएट पत्ती के आकार की पार्श्व इलाकों में पाई जाती है। और सर्कुमवेलेट सबसे पीछे वाले हिस्से में पाई जाती है, जो संख्या में 6 से 8 होती है। तो हमने जीभ के बारे में पढ़ लिया। जीभ में 4 प्रकार की पेपिलिया पाई जाती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, जो स्वाद को स्पर्श करती है। जीभ फ्रेनोलम लिंगुअल की मदद से जुड़ी होती है। पीछे का हिस्सा हेड बोन से जुड़ा होता है। वो लिगामेंट पीछे हेड बोन से जुड़ी होती है लिगामेंट की मदद से। फिर आगे हम ग्रसनी, ईसोफेगस, इन सभी को पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी हमने जीभ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम ग्रसनी, ईसोफेगस, स्टमक, छोटी आंत और बड़ी आंत को पढ़ेंगे। तो ग्रसनी वायु और भोजन दोनों का ही उभयनिष्ठ मार्ग है। यानी कि ग्रसनी वह भाग है जहाँ पे वायु और भोजन दोनों गुजरते हैं। फिर ग्रसनी के आगे 2 पाइप है, एक भोजन नली, एक श्वास नली, यानी ट्रैकिया और ईसोफेगस दोनों है। ट्रैकिया जो होती है वो ईसोफेगस से आगे होती है। जब यहाँ से भोजन आएगा तो ये ट्रैकिया, आगे वाली विंड पाइप, नीचे वाली फूड पाइप होती है। तो भोजन जब ग्रसनी से जब और आगे जाएगा तो भोजन इस श्वास नली के अंदर भी जा सकता है। तो इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस ये सुनिश्चित करता है कि भोजन श्वास नली में न जाकर
इसोफिगस यानी ग्रसिका में जाए, भोजन नली में जाए। तो एपिग्लोटिस का यही कार्य है, भोजन को भोजन नली में पहुंचाना। श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का कार्य है भोजन को भोजन नली में भेजना। अब पढ़ेंगे हम इसोफिगस या ग्रसिका। ग्रसिका कोई भी पाचक एंजाइम स्रावित नहीं करती है, ये ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। फिर हम पढ़ेंगे आमाशय स्टोमक। तो आमाशय जेड आकार का होता है और इसमें 3 से 4 घंटे तक भोजन आमाशय के अंदर रहता है। आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। कार्डियक भाग सबसे पहला भाग होता है। इसको कार्डियक इसलिए कहते हैं क्योंकि हृदय के पास में होता है, इसलिए आमाशय के सबसे पहले भाग को कार्डियक कहते हैं। फिर सेकंड वाला फंडस और फिर पाइलोरिक। तो ग्रसिका यहाँ आमाशय से जुड़ती है और यहाँ पे एक भाल होता है, भाल जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ये कार्डियक स्फिंक्टर जब भोजन इसमें आ जाता है तब ये इस बात का ध्यान रखता है कि भोजन वापस ऊपर चला ना जाए, इसलिए ये बंद हो जाता है। तो कार्डियक भाग पर एक वाल होता है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये छोटे बच्चों में कम विकसित होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि उन्हें उल्टी ज़्यादा होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं 6-7 महीने के, उनको और जब भोजन लार में, जब भोजन और लार दोनों मिलते हैं तो उसे बोलस कहते हैं। और जब भोजन में HCl अम्ल मिल जाता है तब उसे कायम कहते हैं। और HCl अम्ल कौन स्रावित करता है? आमाशय का जो फंडस भाग है वो HCl अम्ल गैस्ट्रिक जूस स्रावित करता है। और तीसरा जो भाग है वो है पाइलोरिक। आमाशय का तीसरा भाग पाइलोरिक है। पाइलोरिक भाग, आमाशय के तीसरे भाग पर भी यहाँ पर एक वाल होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये दोनों वाल भोजन का वापसी यानी कि भोजन को आने और जाने दोनों को निश्चित करता है। जब भोजन आमाशय के अंदर आ जाता है तो ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं और फिर यहाँ पे रासायनिक और यांत्रिक विधियों द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो आमाशय के 3 भाग हो गए। आमाशय के 3 भाग होते हैं। फिर आमाशय के बाद हम पढ़ेंगे छोटी आंत। तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ग्रहणी, छोटी आंत का सबसे पहला भाग ग्रहणी होता है जो सी आकार की होती है। फिर जेजुनम और फिर इलियम। ग्रहणी में यानी कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी का पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत में रुधिर और लिम्फ पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। जो आहारनाल का सबसे बड़ा भाग, सबसे लंबा भाग। बड़ी आंत के भी 3 भाग है, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम को हिंदी में कहते हैं अंधनाल। सिक्कम भाग से एक उंगली नुमा पर्वत निकला होता है जिसे कर्मे रूपी परिशिका या अपेंडिक्स कहते हैं। और जब मानव में अपेंडिक्स में संक्रमण हो जाता है तो उसे अपेंडिसिटिस कहते हैं। ये थैलीनुमा संरचना है सिक्कम। फिर कोलन, कोलन के 4 भाग होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। इनकी बृहदांत्र,
कोलन को हिंदी में बृहदांत्र कहते हैं। उसके 4 भाग होते हैं, अवरोही, अनुप्रस्थ और आरोही और सिग्मोइड। फिर रेक्टम और एनस। रेक्टम यानी मलाशय, इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होता है और फिर एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, इन सभी को हमने पढ़ लिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आहार की उत्की यानी हिस्टोलॉजी और किस भाग में भोजन का पाचन कहाँ होता है उन सभी को पढ़ेंगे। एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।